साप्ताहिक वर्ग में उपस्थित सभी मेरे धम्म भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि मेरे परम मित्र शील रश्मि जी मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। उन्होंने पुराने दिनों की यादें आज ताजा कर दी है और मुझे याद पड़ता है कि 1986 में मैं संघ के संपर्क में आया। उस समय मैं मुंबई में रेलवे डिपार्टमेंट में अकाउंट सेक्शन है, उसमें मैं काम करता था और काम करते करते संघ के सानिध्य में आया। उसके बाद में वहां पर एक कम्युनिटी थी, वहां पर रहने लगा। वहीं 1987 में मेरी धम्म मित्र के रूप में दीक्षा हुई और 1988 में भंते उर्गेन संरक्षित इनके कर कमलों द्वारा मुझे धम्मचारी की दीक्षा दी गई। वो मेरे लिए बड़े ही प्रेरणा और उल्लास के क्षण थे। वो जीवन भर की पूंजी थी और जब कभी मुझे उसका स्मरण होता है तो आज भी मेरी जो भावनाएं हैं प्रेरणा से भर जाती है और मैं उस आनंद को आज भी महसूस कर सकता हूं। तो उन्होंने मुझे इसका स्मरण करवाया, तो उसके लिए मैं उनका खूब खूब आभारी हूं। इसके पश्चात आज हम लोग कुछ बुद्ध प्रवचन, ये जो भगवान बुद्ध और उसका धर्म है, बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो ग्रंथ का संकलन किया है, रचना की है, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ दिनों से व्याख्यान सुन रहे हैं। आज जो विषय है बड़ा महत्व का है। उसका शीर्षक है पति और पत्नी। और ये ऐसा विषय है कि हम में से सभी लोगों के दिल के काफी करीब का विषय है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। मैंने कहीं सुना था कि बौद्धों में जो डिवोर्स है, तलाक, इसकी घटनाएं दूसरों की तुलना में ज्यादा दिखाई देती है। तो ये विषय बड़ा महत्व का हो जाता है। भगवान बुद्ध ने 2500 वर्षों पहले उस समय इस विषय पर कुछ लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा और उन्होंने इसका उनको उत्तर दिया था। उस समय का जीवन बड़ा सरल था, सादगी भरा जीवन था। उस जमाने में जो नैतिक मूल्य हैं, वैल्यू हैं, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस बात की लोग चिंता नहीं करते थे कि आप अमीर है या ज्यादा गरीब हैं, बड़े हैं छोटे हैं। उस जमाने में अगर आप चरित्रवान हैं, शील संपन्न हैं, तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। आज जमाना पूर्णतः बदल गया है।
हमारी जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, वो बदल चुके हैं। तो उस दृष्टिकोण से जो भगवान बुद्ध ने कुछ बातें बताई है वो भी देखने वाले हैं, और कुछ थोड़ा सा मेरे चिंतन में से अगर कुछ उसमें हो सकता है, शायद आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, नहीं होगा ये मैं कह नहीं सकता हूं, तो उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा मैं। तो इसमें दिया गया है कि एक समय भगवान बुद्ध मथुरा, उस समय शायद मथुरा कहा जाता होगा, आजकल मथुरा कहा जाता है, काफी प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है वो, और निरज्जा के बीच के महापथ से चले जा रहे थे। बहुत से गृहस्थ तथा उनकी पत्नियां मथुरा और निरज्जा के बीच के महापथ से चली जा रही थी। तो भगवान बुद्ध भी चले जा रहे थे और बाकी बहुत से जो गृहस्थ थे, पति पत्नी, वो भी चले जा रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध सड़क छोड़कर एक वृक्ष के नीचे जा विराजमान हुए। इन गृहस्थों और उनकी पत्नियों ने भी भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। यह देख वे जहां तथागत विराजमान थे वहां आए, आकर अभिवादन किया और एक ओर बैठकर उन्होंने तथागत से पूछा कि पति पत्नी का आपस का ठीक व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा उनकी पत्नियों को भगवान बुद्ध ने कहा। तो जो विवाहित कपल थे, युगल थे, उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा कि ठीक व्यवहार कैसा होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, गृहपतियों, पति पत्नी के इकट्ठा रहने के 4 रूप हैं। मतलब दुनिया के जितने भी युगल हैं, पति पत्नी हैं, तो उनका समावेश इन 4 रूपों में आप कर सकते हैं। एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है, एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, और एक देवता एक देवी के साथ रहता है। तो इस प्रकार उन्होंने ये 4 जो रूप हैं पति पत्नी के, उसके बारे में बताया। आगे उसको स्पष्ट करते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं, गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है और गालियां देता है, उसकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और गालियां देती है। हे गृहपतियों, इस प्रकार एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। अर्थात दोनों पति पत्नी अगर हिंसा करते हों, चोरी करते हों, व्यभिचार करते हों, झूठ बोलते हों, निंदा करते हो, व्यर्थ बकवास करते हों, और नशीले जो पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, उनका सेवन करते हों, तो उसको उन्होंने एक स्वरूप बताया पति पत्नी का। दूसरा बताते हैं, गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है,
नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को कटु वचन बोलता है और गालियां देता है। लेकिन उसकी पत्नी न हत्या करती है, न चोरी करती है, न व्यभिचार करती है, न झूठ बोलती है, न नशीली चीजें पीती है, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ युक्त मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, न सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और न गालियां देती है। इस प्रकार गृहपतियों निश्चय से एक दुष्ट आदमी एक देवी के साथ रहता है। तो एक पति जो है वो दुष्शील है, दुराचारी है, और पत्नी जो है वो सदाचारी है, शील संपन्न है, शीलों का आचरण करती है। तो ये एक दूसरा रूप बताया उन्होंने। तीसरा, गृहपतियों, एक पति हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशीली चीजें नहीं पीता, दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करता, सदाचारियों को कटु वचन नहीं बोलता और गालियां नहीं देता, लेकिन उसकी पत्नी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को कटु वचन बोलती है और गालियां देती है। इस प्रकार गृहपतियों निश्चय से एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। तो एक उसका ये स्वरूप हो गया कि पति जो है वो शील संपन्न है, आचरणशील है, और पत्नी जो है वो दुष्शील है, दुराचारी है। अंतिम इसमें भगवान बताते हैं कि गृहपतियों, एक पति पत्नी न हत्या करते हैं, न चोरी करते हैं, न व्यभिचार करते हैं, न झूठ बोलते हैं, न नशीली चीजें पीते हैं, न दुष्ट है, न पापी है, न लोभ युक्त मन से गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, न सदाचारियों को कटु वचन बोलते हैं और न गालियां देते हैं। इस प्रकार गृहपतियों निश्चय से एक देवता एक देवी के साथ में रहता है। गृहपतियों, पति पत्नी के इकट्ठा रहने के ये चार रूप हैं। तो दुनिया भर के जितने भी युगल हैं, पति पत्नी हैं, उनको उनका समावेश इन चार स्वरूपों में आप कर सकते हैं। तो ये सूत्र हैं, और वो जो गृहस्थ हैं और जो भगवान बुद्ध हैं उनके बीच का ये संवाद है। अगर आप अपने आसपास देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, गांव में देखते हैं, शहर में देखते हैं, तो इस प्रकार के आपको लोग दिखाई देते हैं। और बहुत सी बार हम लोग चर्चा भी करते हैं कि किसी का पति कितना दुष्ट है, शराबी है, जुआ खेलता है, मारपीट करता है। इस प्रकार की बातें हम अक्सर करते हुए हमें सुनाई देती है। और दूसरे प्रकार का जो दूसरा पक्ष है वो भी दिखाई देता है। कुछ महिलाएं ऐसी दिखाई देती है कि जो हिंसक होती है, कठोर वाचा बोलती है, शंकालु होती हैं। तो इस प्रकार ये जो चारों प्रकार के लोग हैं आपको समाज में दिखाई देते हैं। आज के जो समय में हम लोग देखते हैं, तो पहले जैसा मैंने आपको बताया है कि उस समय प्राचीन समय में जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, वो बिल्कुल अलग थे। लोगों के लिए सदाचार, शील ये बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन आजकल वैल्यू बिल्कुल बदल गई हैं। आजकल हमारा जो पैमाना है वो आर्थिक हो गया है। हम सभी को उसकी संपन्नता, उसके वो कितना संपन्न है, कितना बड़ा है, कितना धनी है, इस बात से करते हैं। उसके पास में कौन कौन सी चीजें हैं उससे करते हैं। तो इसमें कुछ निश्चित बातें मैं
आज के इस प्रसंग पर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोगों के बीच में अक्सर मैं ये सुनता रहता हूं कि आजकल जो डिवोर्स होने का जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है। ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया, कुछ एक दो मेरे वकील मित्र हैं उन्होंने बताया। तो इसको थोड़ा सा अगर बारीकी से देखें तो जिस समय विवाह योग्य युवक या युवतियां या उनके जो गार्जियंस होते हैं वो जब योग्य युवा या युवती ढूंढना चाहते हैं या ढूंढते हैं तो उनकी कुछ प्राथमिकताएं होती है और होना भी चाहिए। हमें लगता है कि भाई ये चीजें होगी तो बातें आगे बढ़ सकती है, तो हमारी कुछ प्राथमिकताएं होती है, कुछ कॉमन प्राथमिकताएं होती है। लेकिन मैंने देखा है कि भले ही शादी के लिए वो प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन बात का जो जीवन होता है उसमें कुछ और भी दूसरी बातों का समावेश होता है और उन्हीं बातों की वजह से आपस में संघर्ष होता है। मेरे आसपास मैंने देखा है कि एक महीने के बीच में तलाक होते हुए देखा है मैंने, संघर्ष होते हुए देखा है मैंने, झगड़ा होते हुए देखा है मैंने। तो ये कुछ मोटी मोटी हमारी जो प्राथमिकताएं होती हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगर अरेंज मैरिज करना हो तो हमारी कुछ निश्चित प्राथमिकताएं होती है, कॉमन होती है, जिस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा केंद्रित होते हैं। पहला ये देखते हैं कि भाई दिखने दिखाने में लड़की या लड़का कैसा है। दूसरी बात, नौकरी है या नहीं, एक हमारी मोटी मोटी प्राथमिकता होती है। तीसरा, शिक्षा कितनी है, संपन्न है या नहीं, शाकाहारी मांसाहारी, और पारिवारिक पृष्ठभूमि। ये मोटी मोटी कुछ बातें होती है। हमारी जो अपेक्षाएं अगर इससे जुड़ती हुई कुछ बातें जो है दूसरे पक्ष में दिखाई देती है तो हम उसको योग्य प्रस्ताव मानते हैं। हमें लगता है कि भाई ये आदर्श परिवार है, आदर्श घर है, आदर्श युवा है या युवती है। लेकिन इसके अलावा दूसरी भी बातें होती है। आजकल बहुत से वर्कशॉप होते हैं, जो भी शादी योग्य युवा युवतियां होती है उनके लिए वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं और उसमें कुछ दूसरी बातों को, ये तो बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके अलावा भी और दूसरी बातें हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो पहला इसमें है कि पति या पत्नी ईमानदार निष्ठावान है या नहीं, चाल चलन। आजकल ये प्रॉब्लम से बहुत से हो रहे हैं कि शादी के पहले के जो कुछ आपके रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उसके बारे में न तो युवक या युवक के जो परिवार के लोग होते हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, न युवती के परिवार के लोग कुछ कहना चाहते हैं। तो इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और बहुत सी बार
शादी टूटने के या डिवोर्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। दूसरी बात, पति शराबी, जुआरी या उसमें अन्य बुरी बातें हैं या नहीं, बुरी आदतें, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। भारतीय लोगों की मुझे एक कॉमन एक चीज दिखाई देती है कि जो हमारी कमियां होती है वो हम लोग छुपाना चाहते हैं। जो भी हमारे में कमियां हैं उसको हम बताते नहीं, उजागर नहीं करते हैं, और जो नहीं है वो दिखाना चाहते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए। और कुछ लोगों को देखा है मैंने कि वो दिखावा करने के लिए या दिखाने के लिए बहुत सी बार कर्जबाजारी भी हो जाते हैं लोग, क्योंकि जो नहीं है और आपको दिखाना है, गांव के लोगों को, रिश्तेदारों को अगर आपको इंप्रेशन डालना है तो करने की आवश्यकता होती है। तो बहुत सी बार ये जो बुरी आदतें हैं उसके बारे में बताया नहीं जाता, उसको छुपाया जाता है। कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग, कुछ युवा या युवती कुछ गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, लोगों का इतने ही प्रयत्न होते हैं कि जैसे तैसे शादी हो जाए, बाद में देखते बैठे। ऐसे भी लोगों को देखा है मैंने। कुछ केसेस में देखा है कि लड़का या लड़की डिप्रेशन में होते हैं या कुछ गंभीर बीमारियां होती है। सिकल सेल का एक और भी एक समस्या है बौद्धों के बीच में, तो उसको बताया नहीं जाता है, छुपाया जाता है। और बाद में, शादी होने के बाद में जब वो बातें जाहिर हो जाती है, उजागर हो जाती है, तब समस्याएं आपकी बढ़ जाती हैं। उसके बाद में व्यवहार कुशल है या नहीं, बोली भाषा, मैंने आपको जो कॉमन प्राथमिकताएं बताई, हमको लगता है कि भाई ये एक आदर्श परिवार मिल गया, आदर्श युवा या युवती मिल गई। लेकिन व्यवहार कुशलता के बारे में कभी विचार नहीं करते हैं हम लोग, या उसको कम, वो हमारी प्राथमिकता में होता नहीं है। और जिस तरीके से ये अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें बहुत कम समय होता है मिलने जुलने का। और इन जनरल अगर आप देखते हैं तो लोग एक दूसरे से अच्छे से ही मिलते हैं। अगर कोई आदमी पक्का शराबी होगा, वो भी बहुत अच्छी बातें करता है, वो भी अपने आप को एक आदर्श युवा के रूप में प्रस्तुत करता है। एक झगड़ालू टाइप की अगर लड़की होगी तो वो भी अपने आप को आदर्श लड़की के रूप में प्रस्तुत करती है, प्रस्तुत करवाया जाता है। और इसी में बहुत सी बार लोग फंस जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण उसका पक्ष होता है, वो भी, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मैंने जैसा बताया कि पहले वैल्यूज अलग थी, आज वैल्यू बदल गई हैं। पहले लड़कियों के काम बटे हुए थे, लड़कों के काम बटे हुए थे। लड़का है, उसका काम था बाहर जाना, मेहनत करना और आजीविका कमाना।
आजकल वो बदल गया है। आजकल लड़कियां पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं, ऑफिस में जाती है, काम करती हैं, और वो भी धनोपार्जन करती है। तो उनकी भी अपेक्षाएं बढ़ गई। उन्हें भी लगता है कि भाई हम अकेले ही, हम ही क्यों खाना बनाएं, भाई आप भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये जो घरेलू काम है उसका बंटवारा होना चाहिए, सहभाग होना चाहिए, उसमें भी सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद में और एक मुझे बड़ा महत्वपूर्ण जो बात दिखाई देती, वो शंकालुपन या संदेह वृत्ति। ये समझ में नहीं आती। जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ में कुछ समय बिताते नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि वो शंकाखोर, शंकालु या संदेह वृत्ति का व्यक्ति है या नहीं। ये बड़ी भयंकर बीमारी है, संदेह। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने बाद में जो बातें बताई, इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जो दिखाई देती है ऐसी बातों को हम लोग देखते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और शादियां संपन्न हो जाती है, लेकिन बाद में समस्याएं पैदा होती है। अगर आप मानवीय मानस शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आदर्श पति, आदर्श पत्नी की कल्पना कहां से आती है? कहां से आती है? हमारे में सभी भी, जो भी युवा या युवतियां पर बैठी हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई है, तो एक आदर्श पति या आदर्श पत्नी की कल्पना कहां से आती है? बता सकते हैं आप लोग? हम लोग जो मूवीज देखते हैं, जो सीरियल देखते हैं, वहां से बनती है। वो ज्यादा प्रभावित करते हैं हमें। लेकिन वो जो आदर्श कल्पना है वो वास्तविक नहीं होती है, आभासी होती है। वास्तविक जीवन बिल्कुल अलग होता है। और ऐसी अगर हमारी कल्पनाएं हैं, या ऐसा हमने कुछ अपने मन में आदर्श पति या पत्नी की कल्पना की है, तो जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो केवल पिक्चर में ही दिखाई देता है या सीरियल में ही दिखाई देता है। वास्तविक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को जैसा है उससे कुछ ज्यादा दिखाना चाहता है। कभी कभी तो जो नहीं है वो भी दिखाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा गुस्से वाला होगा, तो अगर आप जब मिलते हैं आपस में, तो अपने आप को बड़े विनम्र इसमें प्रस्तुत करता है। आपको लगता है कि बहुत अच्छा है। तो बहुत सी बार यह भी एक समस्या का बड़ा कारण बन जाता है। और फिर बाद में आपको सुनना पड़ता है कि भाई पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो बहुत अच्छे से बात करते थे या अच्छे से बात करती थी, बड़ी
क्षम दिखाई देती थी, क्या दिखाई देते थे, अभी तो एकदम कुछ अलग दिखाई देता है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप होता है वो अलग होता है, और जो दिखाने वाला होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और इसीलिए संघर्ष वहां पर जन्म लेता है। तीसरी बात ऐसी है कि युवा या युवती ढूंढते समय या पसंद करते समय जो उनमें नहीं होता है उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जो उनमें वीकनेस होती है और जिन लोगों में वो स्ट्रेंथ होती है उसकी ओर आकर्षण होता है। लेकिन मैरिज होने के बाद में जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप चाहते हैं कि उसमें भी वो बातें होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि अगर कोई लड़की है या पत्नी है, उसको साफ सफाई की आदत होगी, लड़के को नहीं होगी, तो उसके लिए परेशान हो जाती है। क्योंकि आदमी की जो साइकोलॉजी है, उसका जो मानस शास्त्र है, वो बिल्कुल अलग अलग है। मैंने बताया कि जो हमारे पास में नहीं होता है उसको पूरा करने के लिए जिन लोगों में वो बातें होती है वो ढूंढते हैं हम लोग। शायद उसके पास में, वो लड़के के पास में जो चीजें होगी वो आपके पास में नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक को लगता है कि उसके तरीके से अगर वो व्यवहार करता है तो एक परिपूर्णता की कल्पना होती है, लेकिन ऐसी जो परिपूर्णता है वो वास्तविक जीवन में कहीं नहीं होती। जब भी कभी संघर्ष उत्पन्न होता है, अगर संघर्ष होना स्वाभाविक है, कितने अच्छे लोग हों, बहुत सी बातें होती, जीवन बड़ा जटिल है, तो संघर्ष को आप रोक नहीं सकते हैं, संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि संघर्ष अगर उत्पन्न होते हैं तो आप में इतनी क्षमता होती कि आप आपस में ही शार्ट आउट कर सकें। और भारत में शादी होती दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो परिवारों के बीच में होती। उसमें माता पिता, रिश्तेदार, दोनों पक्ष के वो सब शामिल होते हैं। और आजकल समस्याएं बढ़ गई, लोगों के पास में फोन है, अगर थोड़ी सी कोई समस्या होती है तो तुरंत मां को मालूम हो जाता है, पिताजी को मालूम हो जाता है। और लड़की या लड़की किसी की भी हो, उनके लिए बड़ी प्रिय होती है। लड़के के लिए उसके माता पिता प्रिय होते हैं या माता पिता के लिए लड़का प्रिय होता है, और लड़की के लिए उसके माता पिता प्रिय होते हैं। भावनाएं जुड़ी होती है उनकी। और जो समस्याएं छोटी होती है, लोगों के जुड़ने से और बड़ी हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सी बार ये जो मैंने कहा तलाक, डिवोर्स, इसके बढ़ने के कारण वो भी हैं कि मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत से लोग उसमें सहभागी हो जाते हैं। तीसरी बात है कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए। लड़की जो है वो अपने पिता से प्रभावित होती है, उसका ज्यादा, वो ऐसा कहते हैं कि अपने पिताजी को अपने इसमें ढूंढती है। किसमें किसमें ढूंढती है? और लड़का अपनी मां को पत्नी में ढूंढता है। और बाद में यह भी एक संघर्ष का बड़ा कारण होता है कि पिताजी मेरे
गिफ्ट ले आते थे, आप तो लाते ही नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष होता है। हमें बाहर घूमने ले जाते थे, आप तो ले जाते ही नहीं। आपकी प्राथमिकता लिस्ट में वो तो था नहीं। तो आपको देखना चाहिए कि भाई जो जो आपने प्राथमिकताएं निश्चित की थी, उससे बाहर अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको आपको उतना तूल नहीं देना चाहिए। लड़का है तो वो कहता है कि आप मेरी मम्मी जैसा खाना बनाती ही नहीं। तो हम लोग हमेशा तुलना करते रहते हैं चीजों की, और वहां से समस्याएं बढ़ती है। और समस्याएं जैसी जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप में कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, एक दूसरे पर विश्वास है, तो उसको तुरंत शॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर सवेरे कोई समस्या उत्पन्न होती तो आप उसको उसी दिन उसका निराकरण कीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए उसको। आपके स्वस्थ जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके मन में भरा रहता है, और 10 साल के बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या आपकी अनबन हो जाती तो सारी बातें निकलती है। उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मां बाप का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन वो भी निकलते हैं उसमें झगड़े में, और बातें आपके हाथ से बाहर चली जाती है। एक और समस्या है एजम्पशन और प्रिजम्पशन, एक्सपेक्टेशन, अनुमान लगाना और अपेक्षा करना। हम कभी बताते नहीं कि हमको क्या चाहिए, हम अनुमान लगाते हैं कि उसने ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा बोलना चाहिए, उसने इन लोगों से मिलना चाहिए, इन लोगों से नहीं मिलना चाहिए। और अगर उससे कुछ अलग दिखाई देता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है और झगड़े उत्पन्न होते हैं। और कभी कभी अनुमान होता है उसमें कि ऐसा ऐसा किया है तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो बहुत सी बार हमारे जो निष्कर्ष है वो अनुमानों पर आधारित होते हैं, और इसीलिए जो समस्याएं बड़ी गंभीर हो जाती है। महत्वपूर्ण बातें यह है कि जीवन आपका कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए परिपूर्ण ताकि भले ही आदर्शवत बात हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। और हम परिपूर्णता कैसी चाहते हैं? हम हमारे दृष्टिकोण से चाहते हैं। हमारी जो कल्पना है, हमारे हिसाब से अगर कोई चलता है तो परिपूर्ण है। लड़के की भी ऐसी अपेक्षा होती है, उसको भी लगता है कि मेरे तरीके से चलती है तो परिपूर्ण है। तो परिपूर्णता हम अपने अपने तरीके से चाहते हैं, और वहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है। इसलिए आप परिपूर्ण जीवन की कल्पना मत कीजिए। दूसरा, छोटी छोटी बातों को पकड़कर मत रखिए। बहुत सी बातें ऐसी होती जिसका कोई महत्व नहीं होता, मूल्य नहीं होता है, उसको हम पकड़ के रखते हैं और जीवन को और संबंधों को दूषित कर डालते हैं। टॉक्सिक रिलेशन। और बहुत से लोग भले ही पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन उनके रिलेशन जो है बड़ी जहरीले टाइप के हो जाते हैं, टॉक्सिक कहते हैं उसको। तो इस प्रकार मैंने कुछ मेरी अल्प बुद्धि से कुछ छोटी मोटी बातें आपको बताई है। शायद आपके काम में कभी आए या आप उस पर गौर करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो एक कहानी आती है इस संदर्भ में, छोटी सी, उसको बताकर मैं आज का ये जो व्याख्यान है इसका समापन करूंगा। ये कहानी है कुंडल केसा की, भगवान बुद्ध के जमाने की कहानी है। राजगृह में उस जमाने में
एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति था, श्रेष्ठी था वो, उसकी बेटी थी, लेकिन वो एकांत प्रिय थी, सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन एकांत प्रिय थी वो। ऐसा कहते हैं कि एक बार चोरी के आरोप में चोर को जंजीरों से बांध कर ले जाया जा रहा था फांसी पर लटकाने के लिए। तो उस लड़की ने, कुंडल केसा ने देखा और प्रभावित हो गई, उसके प्रेम में पड़ गई और मां अपने पिताजी से आग्रह करने लगी शादी की। ऐसा कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है। ये कहानी बिल्कुल फट दिखाई देती है। कभी कभी लोग भी बताते हैं आपको कि अरे वो लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में लोभ हो, प्रेम हो, तो जो नहीं होता वो आपको दिखाई देता है। लोगों को दिखाई देगा कि ये दुष्ट है, आपको दिखाई देगा कि सबसे सुंदर है। तो ये जो आसक्ति है, लोभ है, ये बड़ी भयंकर बात है। तो वैसे ही उससे प्रेम हो जाता है और पिताजी से बड़ा आग्रह करती है वो। और चूंकि पिताजी उसके श्रेष्ठी हैं, धनवान हैं, तो उन्हें बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है उसका। उस चोर को उसकी सजा से छुटकारा दिलाने के लिए एक मोटी रकम चुकाना पड़ता है। तो चुकाई जाती है और शादी हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि लड़की सुशील है, बहुत प्रेम करती है, चाहती है लड़के को, लेकिन वो लड़के के दिमाग में कुछ और होता है। जन्मजात चोर व्यक्ति होता है, उसके दिमाग में कोई दूसरा षड्यंत्र होता है। तो उस लड़की से कहता है कि फलाने फलाने पहाड़ पर मेरी कोई कुल देवता है, उसके ही कृपा से मेरी यह जो मृत्युदंड है उससे मैं बच पाया हूं। और मुझे लगता है कि वहां पर हमें जाना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। तो जो भी आभूषण होते हैं उसके पास में, जो कुछ भी होता है, कीमती होता है, महंगा होता है, उसको साथ में लेकर वो चल पड़ते हैं। और पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसको लगता है, वो जो चोरपति होता है उसको लगता है कि अंतिम क्षण है, बताने में कोई हर्जा नहीं है। तो उसको कहता है कि मुझे आपसे कोई प्रेम नहीं है, मुझे आपके आभूषण चाहिए, आपके पास में जो भी धन दौलत है वो सब चाहिए मुझे। लड़की बहुत आग्रह करती है उससे, लेकिन उसको भी समझ में आता है कि ये जीवन के अंतिम क्षण है। वो भी सजग हो जाती है और उसके दिमाग में आता है कि इसे छुटकारा पाना ही बेहतर है। तो कहती है कि ये जो थोड़े से क्षण हैं, ये मुझे आपके साथ में व्यतीत करने दीजिए, मुझे गले लगाने दीजिए, आपकी प्रदक्षिणा करने दीजिए।
तो इतना खुश होता है, इसको लगता है कि छोटी सी इच्छा है, पूरा करने में कोई हर्जा नहीं है। तो उसकी प्रदक्षिणा करते करते जिस समय उसको लगता है कि थोड़ा असावधान है, तो उसी समय धक्का दे देती है उसको, तो वो उस पहाड़ी से नीचे गिर पड़ता है, मर जाता है। उसके बाद में वो तो जीवन से निराश थी, हताश थी। उसकी सबसे बड़ी जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो धूमिल हो जाती है। जीवन के प्रति उसका कोई मोह, कोई अपेक्षाएं बचती नहीं है, आशा छूट जाती है। वो सारे अपने जो आभूषण हैं, उसके पास में जो भी धन दौलत है, सब उसको एक पोटली में बांध के झाड़ पे लटका देती है, और माता पिता की तरफ भी जाती नहीं, वो किसी अनजान सड़क से आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसको बहुत सी परिव्राजिकाएं दिखाई देती हैं, उनका एक झुंड समूह दिखाई देता है, तो उसमें वो शामिल हो जाती है। तो एक विशिष्ट पंथ की वो परिव्राजिकाएं होती है, और उनके पास में एक 1000 पहेलियां, ऐसा कुछ उनका वो तत्व ज्ञान होता है, उसमें 1000 पहेलियां होती है, तो उसको सीखने का प्रयास करती है। तो ऐसा कहते हैं कि बहुत होशियार होती है, बहुत ही बुद्धिमान होती, बहुत ही थोड़े समय में सीख लेती है वो। और सीखने के बाद में वो सारे जम्बू द्वीप में घूमती है, चैलेंज करती है, आह्वान करती है लोगों को। और ऐसे ही एक बार वो श्रावस्ती में आती है। तो श्रावस्ती का जो मुख्य द्वार होता है, वहां पर वो रेत का एक बहुत बड़ा टीला बनाती है, और एक विशिष्ट प्रकार का कोई पेड़ होता है, लगा देती है। तो उस जमाने में ये परंपरा होगी कि अगर किसी को आह्वान करना हो, तो उस प्रकार से वो टीला बनाकर वो वृक्ष की डालियां जो है लगाई जाती हैं। तो उधर से सारीपुत्र का आना होता है, सारीपुत्र देखते हैं, और वो जो डाल होती है वो खींच के रख देते हैं। और बाद में ऐसा उसमें कहा जाता है कि उसके सारे 1000 जो पहेलियां होती है, सारीपुत्र उसका समर्पक उत्तर देते हैं, उससे संतुष्ट हो जाती है। बाद में सारीपुत्र के पूछने की बारी आती है, तो सारीपुत्र उसको एक ही प्रश्न पूछते हैं, एक नाम किम, ऐसी है, एक का क्या अर्थ होता है? तो बता नहीं पाती है। तो सारीपुत्र कहते हैं कि पहले भिक्षुणी बनना पड़ेगा। वो भिक्षुणी बनने के लिए तैयार हो जाती है, और बाद में ऐसा कहा जाता है कि बहुत थोड़े समय में अरहंत बन जाती है। तो जैसा कहा गया है कि दुष्ट पत्नी के साथ में कोई साध्वी महिला होती है, ये एक उन्होंने एक प्रकार बताया पति पत्नी का। तो इसमें यही दिखाई देता है कि साध्वी पत्नी है, चरित्रवान है, सुशील है, और पति जो है वो दुष्ट है, क्रूर है। तो ये कहानी कि उसमें से भी वो सीखती है, जीवन का एक बहुत बड़ा सबक उसको उसमें से मिलता है, और जीवन को वो सन्मार्ग में लगा देती है। तो मित्रों, हमें भी अपना जो जीवन है, जो भी समय हमारे पास में, हमको मालूम नहीं कितना समय है, तो हमें भी इस जीवन को सन्मार्ग में लगाना चाहिए, उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम।